वेलकम वंस अगेन बेटा, आपकी लीना मैम आपके सामने। अगेन हम टॉपिक पे आए हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज उसी इक्वेशन पे हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे कुछ सॉल्व, और इसके साथ ही उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करते हैं। तो बने रहिए बेटा, वीडियो पे पूरा एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको ऑलरेडी पता है कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल और कांस्टेंट ओवर जनरेशन। इट मींस यहाँ पे कह रहा है कि कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, राइट। क्या कह रहे हैं कि देखिए, जैसे सपोज दिस इज अ पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है। और इस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी, एलील या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बेटा सेम होती है। आपको पता है कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा तो उसके पास जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। उसके पास हो सकता है, मान लीजिए कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। सपोज दीज काइंड ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट। अब जीनोटाइप्स का मतलब क्या है, यानी कि ये क्या है, एलील्स। एलील्स कौन सी है, कैपिटल ए भी है और स्मॉल ए भी है, जो कि कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स एंड हेट्रोजाइगस एलील्स। तो इस तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रह रही है। और इस पे हमने इक्वेशन देखी थी बेटा, देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या है इसकी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे p स्क्वायर बेटा रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट को। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है कैपिटल ए का, तो यहाँ पे p स्क्वायर का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल ए की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से 2pq की बात हो रही है तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर हम q स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। इट मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ए। अब बेटा बिल्कुल एक चीज ध्यान से समझना कि आपके इक्वेशन में p और q दे रखा है, जिसमें ऑल्दो स्मॉल p है और स्मॉल q है, बट आपने ये ध्यान रखना है कि जो p है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट एलील को और q रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील को। तो आपके क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में कोई भी कैरेक्टर दे रखा हो, उसके लिए किसी भी तरह की एलील दे रखी हो, हम उसको कंपेयर करेंगे आपके p और q से और उसी इक्वेशन में इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। देखिए, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट 9% ऑफ एन अफ्रीकन पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सिकल सेल एनीमिया। अब इसने क्या दिया है आपको, डाटा क्या दिया है, 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज बॉर्न विद सिकल सेल एनीमिया, और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एस, यानी कि स्मॉल एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब आप इसको कंपेयर करो, ये स्मॉल एस क्या है, इट इज द होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 9% का मतलब होता है 9/100। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.09। ठीक है, q स्क्वायर की आपने वैल्यू निकाल ली। देखिए फॉर्मूला आपके पास है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। q स्क्वायर आपको गिवन है, आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले। अभी ये q स्क्वायर की आई है, अगर मैं सिंगल रिसेसिव एलील की निकालती हूँ तो क्या आएगी, q इज इक्वल टू 0.09 का स्क्वायर रूट, देन इट कम्स आउट टू बी 0.3। फाइन, आपने रिसेसिव एलील की वैल्यू निकाल ली q की। अब आपको देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या पता है, p प्लस q इज इक्वल टू 1, है ना, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर पुट करेंगे तो यू फाइंड आउट द अनदर वैल्यू ऑल्सो।
क्या है, P की वैल्यू नहीं पता हमें, क्योंकि हमें पता है इज इक्वल टू 1, यानी कि P प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1, सो P इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3 विच कम्स आउट टू बी 0.7। तो P की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करेंगे। देखिए क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल अनीमिया। अब ये कह रहा है कि आप परसेंटेज बताइए किसकी, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की, यानी कि कैपिटल एस और स्मॉल एस। तो आपको पता है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 2pq। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेट्रोजाइगस, यानी कि जो हमारा ए पार्ट है उसमें हमें क्या बताना है, हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया की पॉपुलेशन बतानी है, यानी कि वो वैल्यू क्या बतानी है, 2pq। तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई p की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाइड बाई q की वैल्यू 0.3 विच कम्स आउट टू बी 0.42। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज होमोजाइगस नॉर्मल, यानी कि होमोजाइगस नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे वो डोमिनेंट एलील की बात कर रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट में वो किसके बारे में पूछ रहा है, आपके होमोजाइगस इंडिविजुअल्स के बारे में। नॉर्मल मतलब यहाँ पे डोमिनेंट की बात हो रही है, यानी कि वो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो आपको p की वैल्यू पता है कितनी है, 0.7, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 0.49। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे वन ऑफ आवर न्यूमेरिकल। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए, इफ 98 आउट ऑफ 200 in a population express the recessive phenotype, what percentage of the population are homozygous dominant? यानी कि रिसेसिव फिनोटाइप का मतलब क्या है, अगेन क्यू स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 98 आउट ऑफ 200। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 0.49। तो आप रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कितनी आएगी, Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 कम्स आउट टू बी 0.7। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता है P प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो P की वैल्यू क्या हमें दे नहीं रखी, प्लस 0.7 इक्वल्स टू 1, देन P इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, अगेन इट कम्स आउट टू बी 0.3। ठीक है, और क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ है बेटा आपका, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है यहाँ पे कि वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, होमोजाइगस मतलब दो एलील्स की बात हो रही है, तो वो p स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। तो p स्क्वायर क्या होगा, 0.3 का होल स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 0.09। डन। तो इस तरीके से बेटा आपका ये न्यूमेरिकल भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने इक्वेशन सॉल्व की, जिस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, मतलब आपको निकालनी किसकी फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगोट्स की, in the random mating population in which the frequency of all dominant phenotypes is 0.19. What do you mean by बेटा all dominant? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सिर्फ डोमिनेंट की बात नहीं कर रहा, ऑल डोमिनेंट की बात कर रहा है। आपको ऑलरेडी जेनेटिक्स में पता है कि अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होती है तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो ये वैल्यू जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, आपको p स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू है, ये ऑल डोमिनेंट मतलब दिस वन, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब आप इसको इक्वेशन में पुट करके निकालिए। देखिए क्या थी इक्वेशन, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है
0.19 प्लस की स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.19, जो कि बेटा निकल के आएगी आपकी वैल्यू 0.81। ठीक है, और अब आप Q की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.9। तो आपने Q की वैल्यू निकाल ली बेटा। अब आप Q की आपने निकाल ली, Q एक रिसेसिव एलील है। अब आप डोमिनेंट एलील की निकालेंगे। आपको पता है P प्लस Q इक्वल्स टू 1, सो P प्लस 0.9 इक्वल्स टू 1, P equals to 1 minus 0.9, that also comes out to be 0.1। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो अगेन आपको हेट्रोजाइगोट का फॉर्मूला पता है। हमने किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा, हेट्रोजाइगोट की, मीन्स 2PQ की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय P की वैल्यू 0.1 और Q की वैल्यू 0.9, तो इट कम्स आउट टू बी 0.18। सो दिस इज द आंसर ऑफ इट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हुए रीड करना है। एग्जैक्ट किसकी वैल्यू दे रखी है और नेक्स्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा देखो बेटा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, दूसरा इसमें बनता है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो फैक्टर्स पे आते हैं। फाइन, सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल। यानी कि अगर एक पॉपुलेशन है जो कि स्टेबल है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो कब स्टेबल नहीं होगी, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, या कब उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, जैसे अगर ये पूछ लिया व्हेन हार्डी-विनबर्ग लॉ इज एप्लीकेबल, भाई ये कब एप्लीकेबल होता है, ये लॉ कब जो है एप्लीकेबल का मतलब अप्लाई होगा। तो देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द क्राइटेरियाज। नंबर 1, द पॉपुलेशन शुड बी ऑफ बिग साइज, मतलब एक पॉपुलेशन जो बड़े साइज की हो उसमें ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मीन्स वहां पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि नेचर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को सिलेक्ट करे और दूसरे ट्रेट को इग्नोर कर दे, ऐसी कंडीशंस वहां पे नहीं होनी चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जितने प्रकार की वो जीन्स कैरी करते हैं, वो सारी जीन्स सर्वाइव करेंगी, तभी जो है पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, आई होप अंडरस्टैंड। थर्ड क्या कह रहा है, नो म्यूटेशन टेक्स प्लेस। म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन चेंज, कोई भी चेंज डीएनए में नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, रेशियो चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स चेंज हो जाएगी, तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रिप्रोडक्शन रेट और पोटेंशियल। इट मीन्स कि हर प्रकार की जो एलील्स हैं या जो जीन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे यूनिफॉर्म रेट से रिप्रोड्यूस करें, तभी जो है एलील की फ्रीक्वेंसी या जीन की फ्रीक्वेंसी आगे मल्टीप्लाई होगी और पॉपुलेशन को स्टेबल रखने में हेल्प करेगी। और लास्ट कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, ऑर्गेनिज्म शोज रैंडम मीटिंग। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी कि रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से हार्डी-विनबर्ग लॉ इस तरह की कंडीशंस पे एप्लीकेबल होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं, जबकि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या लॉ जो है वो एक नॉन इवोल्यूटिंग पॉपुलेशन के बारे में हमें बताता है। तो देखते हैं फैक्टर्स, चलिए आए वन बाय वन। देखिए आपको मैंने ऑलरेडी अभी बताया म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन चेंज इन दी डीएनए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए, यानी कि अगर जीनोटाइप में चेंज होगा तो फिनोटाइप में भी चेंज होगा।
तो जीन फ्रीक्वेंसी कैसे सेम रहेगी? ठीक है, बहुत इजी है म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है बेटा जीन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब है यहाँ पे ये दो चीज़ों से रिलेटेड है, इमाइग्रेशन से और ई माइग्रेशन से। ठीक है, आई होप सबने ये वर्ड सुना होगा। इमाइग्रेशन का मतलब होता है जब किसी दूसरी कंट्री से मान लीजिए कोई लोग आके दूसरे लोग आके हमारी कंट्री में रहने लगे तो वो इमाइग्रेट कर गए, या हमारी कंट्री के लोग जाके दूसरी जगह सेटल हो गए लाइक कनाडा में, दुबई में, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ई माइग्रेशन। अगर इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन होगा तो देखा जाए तो जीन फ्लो हो रहा है ना बेटा, क्योंकि इंडिविजुअल्स के अंदर ही जीन है, और जब इंडिविजुअल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर तो ऑब्वियसली जीन्स क्या कर रही हैं, दे ऑल्सो माइग्रेट, और जीन्स माइग्रेट करेगी तो जीन फ्रीक्वेंसी सेम कैसे रहेगी बच्चे? तो जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर जीन माइग्रेशन हो रहा है तो वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की रेशियो को अफेक्ट करेगा, विच डजंट कम आउट टू बी 1। ओके, थर्ड आता है बेटा रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन आपने कहाँ पढ़ा है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आप देखते हो जब सेल डिवाइड करती है तो इन पैचिटीन स्टेज ऑफ द मियोसिस क्या होता है बेटा? हमारा पैचिटीन स्टेज में ही हमारा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन, जिसमें क्या हो गया कि जो देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जीन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक लेक्चर बनाऊंगी माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर, तो उसमें आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो जब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन रहेगा तो जीन एज इट इज नहीं रह जाएंगी, है ना? तो इस मीन जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होगी अगर रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम विच बेसिकली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना बेटा, इट इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉल पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये हार्डी विनबर्ग पे देखा जाए डायरेक्टली इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये वर्क करता है स्मॉल पॉपुलेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी मतलब क्या होता है? सडन चेंज आना, इट अकर्स बाय चांस। मतलब यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बाय चांस। बाय चांस का मतलब क्या है? चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम। लुक एट दिस, सपोज ये 3 एरियाज आपको दिखा रखे हैं, आप ऐसा मान लीजिए ये तीनों के तीनों क्या है? कुछ बुश एरिया है, दीज आर दी बुशेस। झाड़ियां जो होती है ना वो हैं ये एक झाड़ी है, ये दूसरी झाड़ी है, ये तीसरी झाड़ी है। अब झाड़ी आप इसको मान लीजिए या आप इसको पॉपुलेशन क्या लीजिए कि दिस इज अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन हेयर। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है और ये तीसरी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन का भी एग्जांपल देखते हैं तो ये तीनों कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? स्मॉल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का पैर दिखाया हुआ है आपको, कि एक ह्यूमन बीइंग का फीट आया और उसने उस झाड़ी के ऊपर पैर रख दिया, तो ये देखोगे आपकी एक ग्रीन कलर की बीटल्स जो थी ना, जितनी भी थी प्रेजेंट, वो सारी की सारी किल हो गई, डेड हो गई। अब ये 2 डेड होगी, मान लीजिए ये बच भी गई, तो अकेले ये क्या कर लेगी? रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पाएगी। तो आप ये समझिए कि सडन बाय चांस कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन बीटल्स, वो क्या हो गई? इरेडिकेट हो गई, खत्म हो गई इन अ पॉपुलेशन। तो क्या हुआ? आपकी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, है ना? हम यही तो बात कर रहे हैं बेटा कि जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन की स्टेबल रहती है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो उसको स्टेबल नहीं रहने देते, या कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो लॉ फॉलो नहीं हो पाता। तो ये चेंजेस हैं जिनकी वजह से लॉ फॉलो नहीं हो पाता। इसी के अंदर बेटा 2 कॉन्सेप्ट्स और आते हैं आपके, जिसको हम फाउंडर इफेक्ट या बॉटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट भी इसके ऊपर बेस्ड है और आपका बॉटल नेक भी इसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो फाउंडर इफेक्ट का क्या मतलब हुआ।
सपोज देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पॉपुलेशन थी और पॉपुलेशन के मोस्ट ऑफ द मतलब लाइक लोगों ने ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि चलो ये एक दूसरा आइलैंड है, यहाँ पे हम विजिट करने चलते हैं। और एक ये नाव में बैठे सारे के सारे और ये यहाँ पे आ गए। अब जब ये यहाँ पे आए तो ये सारे लोग यहीं पे आग जला करके या वैसे बैठ गए, आराम से बातें करने लगे। इनमें से कुछ 4 लोगों का ग्रुप मान लीजिए जंगल में चला गया कि भाई चलो हम ना थोड़ा सा विजिट करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह होंगे तो वो भी हम लेकर आएंगे। ये अंदर चले गए, बाकी लोग यहीं बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, सडनली मान लीजिए यहाँ से एक शेर आ गया। अब शेर की आवाज इनको सुनाई दी तो अब इन लोगों ने कहा ओ माय गॉड, शेर आ गया। अब शेर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो ये सब लोग सारे फटाफट बोट में बैठे और वापस कहाँ चले गए, अपने आइलैंड पे चले गए। अब बच गए यहाँ पे ये 4 लोग। अब ये 4 लोग जिस भी तरह के थे, व्हाट काइंड ऑफ जीन्स दे आर कैरी, ठीक है, इनके पास जो भी जीन्स थी, अब ये यहाँ पे बच गए। अब ये लोग चले गए, ये इनको लेने भी नहीं आए या इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले। तो अब ये चारों लोग यहीं पे रहने लग गए, इसी के क्लाइमेट, यहाँ का जो भी क्लाइमेट था उसी में सरवाइव करने लगे। और धीरे धीरे आप सोचिए जैसे जैसे समय बीतता गया, ऑब्वियसली इनके अंदर भी अकॉर्डिंगली क्या किया, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, रिप्रोड्यूस किया, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और एक न्यू पॉपुलेशन यहाँ पे इस आइलैंड पे एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म कर दी, किन्होंने, इन 4 लोगों ने, जो कि यहाँ पे छूट गए थे। तो एक देखिए एक छोटी सी पॉपुलेशन, मतलब ये चारों क्या है, देखा जाए दीज आर द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यू पॉपुलेशन, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फाउंडर इफेक्ट। और चारों को क्यों कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि इसी पॉपुलेशन से ये न्यू पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, तो ये भी किस में आते हैं, फाउंडर्स में आते हैं। तो दैट कम्स इन योर फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ही आपका फाउंडर इफेक्ट भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लास्ट इसमें आता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज अ फिफ्थ फैक्टर विच अफेक्ट अर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है हमारा, इस बात को समझते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर है, नेचर जिसको सिलेक्ट करता है, यानी कि आप देखिए नेचर के अंदर बहुत सारे तरह के ट्रेड्स हुए, ऑर्गेनिज्म हुए, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स अपीयर हुए, बट क्या सभी तरह के कैरेक्टर सर्वाइव कर जाते हैं, नहीं कर जाते। अभी मान लीजिए कोई ऐसा बेबी बॉर्न हो जिसके मान लो जो जुड़वा हो और जिनके दोनों के सर आपस में जुड़े हुए हों, तो क्या नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा? आर दे बोथ किड्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो आप कह सकते हो कि नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई इस तरह के इंडिविजुअल्स हमें नहीं मिलते, या इस तरह के इंडिविजुअल्स एबनॉर्मल कहलाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचर किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है, जिस भी कैरेक्टर या ट्रेट को वो सिलेक्ट करेगा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, जो सर्वाइव करेंगे वही रिप्रोड्यूस करेंगे, इसी को हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। और रिप्रोड्यूस करेंगे तो नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इस तरीके से नेचर अगर इस तरीके की डिमार्केशन करेगा किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन इवॉल्व होगी और दूसरी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें अगर पॉपुलेशन में होगी तो पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब बेटा देखो जैसे ये दिखा रखा है नेचुरल सिलेक्शंस का कि इस तरह के जिराफ फॉर्म्स हुए, इस तरह के हुए, लेकिन नेचर ने ये लॉन्ग नेक वाले जिराफ को ही क्या किया, फेवर किया या इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपके बेटा देखिए एक एनसीईआरटी में हमारी एक ग्राफ दे रखा है हमारी बुक में, अगर आप उस ग्राफ को देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से शो कर रखा है कि नेचर जो है वो कई डायरेक्शंस में काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब सेंटर वैल्यू उसकी क्या आती है, ज़्यादा आती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये शॉर्ट हाइट पीपल है जिनकी हाइट जो है वो काफ़ी क्या है, कम है, और ये लॉन्ग हाइट है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और ये एवरेज हाइट पर्सन्स हैं जिनकी हाइट क्या है, एवरेज है। तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, तो जिस हाइट के लोग ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा नंबर में फाइंड आउट हो रहे हैं, तो नेचर ने कहीं ना कहीं उस वैल्यू को सिलेक्ट किया, यानी कि मीन वैल्यू को यहाँ पे नेचर ने क्या किया,
सिलेक्ट किया। कई बार क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शंस में भी होता है। डायरेक्शंस का मतलब होता है कि हो सकता है कि वो लॉन्ग हाइट वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो शॉर्ट हाइट वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर ले, लॉन्ग वालों को ना सिलेक्ट करे, राइट। तो आप इस तरीके का जो ग्राफ देखते हो, या फिर ये भी हो सकता है इस तरीके से कि शॉर्ट हाइट वाले भी सिलेक्ट हो जाएं और आपके लॉन्ग हाइट वाले भी सिलेक्ट हो जाएं, और एवरेज वैल्यू वाले जो हैं वो नॉन सिलेक्ट हो, या उनका जो रेशियो है या जो नंबर है वो कंपैरेटिवली कम हो, इस तरीके से। आ रही बेटा बात समझ में? तो कई बारी बुक्स में डायग्राम्स ऐसे दिए होते हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जिसको देख के हमें लगता है कि माइट बी दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एज सच नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बात की गई है कि नेचर किस किस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ किस तरह का बन रहा है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। बने रहें मेरे चैनल पे बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने डाउट्स लिखें, डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे आपको लेक्चर मिलेंगे, आपके डाउट्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।